मेघ ने उसे एक जेड की शीशी दी। उसे यह दवा दे दो। वह पहले से ही मुझसे सावधान है। वह मेरी कोई भी पेशकश क्यों स्वीकार करेगा? सुमन ने जोर से हंसते हुए कहा। यह उसके खाने के लिए नहीं है। मेघ ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। यह तुम्हारे लिए है। सुमन जम गई। मेरे लिए? हां, मेघ ने पुष्टि की। तुम जहर खाओगी और मैं तुम्हें खुलेआम फांसी पर लटका दूंगा ताकि वह तुम्हें बचाने के लिए लालच दे। अगर वह चारा खाकर तुमसे संपर्क करता है तो मैं तुम्हें उसे बहकाने के लिए कहूंगा। एक बार जब सेक्स के दौरान जहर उस तक पहुंच जाता है तो उसके पास मेरी आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। जहर उसके रक्त प्रवाह और आत्मा में समा जाएगा और उसे मेरी इच्छा से बांध देगा। सुमन का चेहरा पीला पड़ गया। किसी और को फंसाने के लिए अपने शरीर में जहर डालना मेघ की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, मेघ ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। ऐसा करो और न केवल तुम बचोगे बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार भी बच जाएगा। मना करो और सब मर जाएंगे। उसने झेड़ की शीशी को लापरवाही से जमीन पर फेंक दिया और आदेश दिया। उसे इसे लेने के लिए मजबूर करो। ओह, और उसे याद दिलाओ, अगर वह उससे उलझने में सफल नहीं हुई तो जहर उसे मार देगा। फैसला उसका है। एक गोल्डन गार्ड आगे बढ़ा और शीशी उठा ली। वह सुमन के पास गया और उसका मुंह खोलने की कोशिश की। जैसे ही वह जहर देने वाला था, उसके पीछे स्टील की ठंडी चमक चमक उठी। धप! गार्ड का सिर फर्श से टकराया और जेड की शीशी अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। मेघ की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने महसूस किया कि कमरे में एक प्रभावशाली व्यक्ति प्रकट हुआ है। एक लंबा नकाबपोश आदमी जो चाकू पकड़े हुए था। तुम कौन हो? मेघ ने अपनी सच्ची ऊर्जा को आंतरिक रूप से प्रसारित किया और किसी भी क्षण उसे मुक्त करने के लिए तैयार था। शुभनाश। नकाबपोश व्यक्ति ने अपना ब्लेड म्यान में डाला और अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया, जिससे उसकी विशेषताएं सामने आ गईं। क्या तुमको लगता है कि मेरा छोटा भाई तुम्हारा आज्ञा का पालन करेगा, मेघ? क्या तुम पूरे अघोर चाकू सेक्ट संप्रदाय को अपने अधीन करने की कोशिश कर रहे हो? यहां तक कि मेरे गुरु को भी अपना सेवक बनाने की कोशिश कर रहे हो? मेघ को उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति अचानक प्रकट होकर कार्यभार संभाल लेगा। घबराकर उसने जल्दी से समझाया। एल्डर शुभनाश, यह एक गलत फहमी है। लॉर्ड भुवनेश्वर, अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो उसे पहले ही विपिन नाम के उस बदमाश ने मार डाला है। वाइस हॉल मास्टर भुवनेश्वर, जिसका तुमने सामना किया है, संभवतः उसी आदमी का भेष है। बकवास। विपिन शुरू से ही मेरे छोटे भाई के वेश में था। वे एक ही व्यक्ति हैं, तो इसमें हत्या की क्या बात है? शुभनाश ने ठंडी सांस छोड़ी। विपिन छद्म रूप में भुवनेश्वर था और फिर विपिन ने खुद को भुवनेश्वर के रूप में प्रच्छन्न किया। यह सुनकर मेघ को लगा कि जैसे उसका दिमाग बयान को समझने की कोशिश में बहुत ज्यादा गर्म हो गया है।
अभी भी निहितार्थों पर विचार कर रहा था, उसके छोटे भाई मेघरथ की जोरदार आवाज ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। सावधान रहो भाई। मेघ ने जल्दी से ऊपर देखा और देखा कि एक चमकदार ब्लेड की रोशनी उस पर उतर रही है। यह आकाश गंगा की तरह चमक रही थी, एक शांत और स्थिर आभा उत्सर्जित कर रही थी जिसमें हत्या के इरादे का कोई निशान नहीं था। क्या यह किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक का सेकंड लेवल है? मेघ के शरीर के हर बाल खड़े हो गए। बिना कुछ सोचे समझे उसने जल्दी से अपनी गर्दन पीछे खींची और पीछे की ओर लुढ़क गया, जिससे वह वार से बाल बाल बच गया। जमीन पर 10 मीटर से ज्यादा लंबा ब्लेड का निशान बना हुआ था। अगर मेघरथ की चेतावनी न होती तो शायद वह 2 टुकड़ों में कट जाता। तुम जानबूझकर बकवास कर रहे थे। मेघ को एहसास हुआ कि क्या हुआ था और वह गुस्से में दहाड़ने लगा। दूसरे पक्ष ने जानबूझकर दावा किया था कि विपिन और भुवनेश्वर एक ही व्यक्ति थे, ताकि उसे भ्रमित किया जा सके और उसका ध्यान भटकाया जा सके। अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने चुपके से हमला किया और सफल रहे। अब यह समझने में बहुत देर हो चुकी है। बिना किसी देरी के विपिन ने अपने हाथ में चाकू उठाया और फिर से वार किया। ब्लेड की ऊर्जा ड्रैगन की तरह हवा में उछली, हवा में चीरती हुई। मेघरथ की हथेली में अचानक एक भाला निकला और उसने उसे आश्चर्यजनक गति से आगे की ओर फेंका। ब्लेड की रोशनी के बाद किया गया वार इतना तेज था कि ऐसा लगा कि ब्लेड की ऊर्जा हवा में ही कट गई। सुभनाश अविचलित रहा और उसने अपने ब्लेड से एक और वार किया। एक क्षण में 2 ब्लेड ऊर्जाएं पानी की लहरों की तरह बाहर की ओर लहरा उठीं और आगे की ओर गिरने लगीं। यह मेघरथ की भाले पर पकड़ मजबूत हो गई और उसकी खोपड़ी में झुनझुनी होने लगी। ज्यादातर लोगों के लिए दूसरे चरण में भाग्य मार्शल तकनीक की एक चाल को अंजाम देना पहले से ही उनकी सीमाओं को पार कर जाता है। फिर भी सुभनाश ने पलक झपकते ही दूसरा वार कर दिया। ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए किसी का ओरिजिन कोर और शरीर कितना विशाल और मजबूत होना चाहिए, सोचने का समय नहीं था। मेघरथ के भाले की नोक ने पहले ब्लेड की ऊर्जा को तोड़ दिया, जिससे वह दूसरे का मुकाबला करने में असमर्थ हो गया। जैसे ही उसने खुद को निश्चित मौत के लिए तैयार किया, उसका भाई मेघ अपने सदमे से उबर गया और उसके सामने प्रकट हुआ। मेघ ने भाले से वार किया। वार किसी सितारे की तरह चमक रहा था। यह ईश्वर का प्रचंड पागलपन भरा भाला का दूसरा चरण है। क्या मेरा भाई पहले ही इसमें सफल हो चुका है? मेघरथ की पुतलियां सिकुड़ गईं। ईश्वर का प्रचंड पागलपन भरा भाला माया सिटी में शाही परिवार की विरासत थी। मेघरथ को हमेशा से पता था कि उसका भाई ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह पहले ही दूसरे चरण में पहुंच चुका है। क्या इसका मतलब यह है कि उसने ओरिजिन कोर के 9वें स्तर को पार कर लिया है और स्टार रिवर दायरे में प्रवेश कर लिया है? वह यह बात हमेशा से छिपा रहा है। तारे के समान भाले की धार सुभनाश की दूसरी ब्लेड ऊर्जा से टकराई। तमाम बाधाओं के बावजूद इसने बढ़त हासिल कर ली।
ब्लेड की रोशनी बुझा दी और आगे बढ़ गया। जैसे ही मेघरथ ने सोचा कि शुभनाश के पास अपमान में पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, शुभनाश का लंबा ब्लेड फिर से घूम गया। एक पल में 3 और ब्लेड ऊर्जाएं भड़क उठीं। मेघरथ की खोपड़ी सुन्न हो गई। हर बार जब वह भाग्य की मार्शल टेक्निक का प्रयोग करता था तो उसे ठीक होने के लिए एक पल की आवश्यकता होती थी। यह एक ऐसी अनुभूति थी जो परमानंद के बाद की शांति के समान थी, जो किसी को अलग थलग और थका हुआ महसूस कराती थी। आमतौर पर ऐसी रिकवरी कम से कम आधे घंटे तक चलती थी या उससे ज्यादा भी। फिर भी यहां एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी खड़ा था जो सहजता से आगे बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, एक के बाद एक हमले कर रहा था, अधिक तेज, अधिक शक्तिशाली, अधिक अथक। इसके लिए किस प्रकार के विशाल नाड़ी बिंदु और अपार लेवल की आवश्यकता होगी। मेघ भी इस प्रदर्शन से उतना ही चकित था। उसने अपनी कलाई घुमाई और एक ताबीज बाहर फेंक दिया। उसकी आवाज पूरे प्रांगण में गूंज उठी, गोल्डन गार्ड्स इकट्ठा हो जाओ। सैकड़ों रक्षक स्वर्ण कवच पहने हुए अपनी तलवारें लहराते हुए दिखाई दिए। कुछ ही क्षणों में उनकी सामूहिक तलवार ऊर्जा एक चमकदार किरण में बदल गई, जिसका लक्ष्य सीधे शुभनाश था। ये गोल्डन गार्ड केवल 7 सितारा लेवल में थे। व्यक्तिगत रूप से वे प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन साथ मिलकर वे स्टार रिवर दायरे के विशेषज्ञ के लिए भी एक भयानक खतरा बन गए थे। पीछे हटने और घिर जाने का जोखिम उठाने के बजाय शुभनाश कमरे के एक कोने में भाग गया और अपना पैर पटक दिया। आंगन की फॉर्मेशन सक्रिय होने पर एक हल्की सी गुनगुनाहट गूंजी, जिससे पूरा क्षेत्र घने कोहरे में ढक गया, जिससे आने वाली सभी तलवार ऊर्जा अलग थलग पड़ गई। घने कोहरे ने कमरे के अंदर भी दृश्यता को अस्पष्ट कर दिया। तुम मेरे शाही महल के भीतर की सेना को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? मेघ की आवाज अविश्वास से भरी हुई गूंजी। शुभनाश का जोरदार जवाब पूरे महल में गूंज उठा। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें बस इतना जानना है कि अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूं तो तुम बस चुपचाप बैठो और मौत का इंतजार करो। शुभनाश ने आगे बढ़कर हमला किया। उसका चाकू लगातार वार कर रहा था। लगातार 10 वार में कमरे का फर्नीचर ब्लेड की ऊर्जा की निरंतर लहर के नीचे बिखर गया। मेघ तेजी से पीछे हटा, लेकिन इससे पहले कि वह दूर जा पाता, उसने मेघरथ को चिल्लाते हुए सुना, मरो। एक क्षण बाद शुभनाश की उग्र दहाड़ सुनाई दी। तुमने मुझे घायल करने की हिम्मत की, फिर हम एक साथ नष्ट हो जाएंगे। आसपास की सच्ची ऊर्जा हिंसक रूप से बढ़ गई, क्योंकि ब्लेड ऊर्जा और भाले की रोशनी कमरे की दीवारों को चीरती हुई फूट पड़ी। धूल और मलबे के बादल के बीच इमारत ढह गई। सन्नाटा छा गया। अभी क्या हुआ? मेघ ने अपने चेहरे पर तनाव के भाव के साथ जल्दी से अपना कमांड टोकन निकाला और उसमें सच्ची ऊर्जा भर दी। जैसे ही सेना स्थिर हुई, कोहरा छंटने लगा और युद्ध के बाद की स्थिति सामने आ गई। पूरा हॉल खंडहर में तब्दील हो गया था, धूल से ढका हुआ था। मेघ से कुछ ही दूरी पर एक लाश जमीन पर पड़ी थी
और उसने एक भाला कसकर पकड़ रखा था। यह उसका भाई मेघरथ था। मेघरथ। मेघ का चेहरा राख हो गया, उसका शरीर कांप रहा था। फिर उसकी नजर एक और आकृति पर पड़ी। शुभनाश, जिसका सिर कटा हुआ था। उसका कटा हुआ सिर पास में था और उसका चाकू कुछ ही दूरी पर फेंका हुआ था। मेघ स्तब्ध रह गया। मृत। शुभनाश को मेघरथ ने मार डाला, उसका सिर काट दिया। यह कैसे हो सकता है? मेघ को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। शुभनाश की ताकत उनकी लड़ाई के दौरान अंतहीन लग रही थी। फिर भी पलक झपकते ही उसके भाई ने उसे हरा दिया था। शवों का निरीक्षण करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ते हुए मेघ और भी अधिक हैरान हो गया। शुभनाश की गर्दन को ब्लेड से साफ साफ काट दिया गया था, जबकि मेघरथ के गले पर एक छोटा सा घाव था, जैसे कि भाले से छेद किया गया हो। भाला चलाने की कला में निपुण मेघरथ को भाले से मारा गया। ब्लेड चलाने में माहिर शुभनाश का सिर ब्लेड से काटा गया। यह सब हैरान करने वाला था। महाराज गोल्डन गार्ड्स पास आए और घुटनों के बल बैठ गए। क्या आपको कोई नुकसान नहीं हुआ? मैं ठीक हूं। मेघ ने अपना सिर हिलाया और नए आदेश दिए। सुमन, अथर्वराज और कालराज की तलाश करो। मैं चाहता हूं कि वे जीवित या मृत मिलें। हां। पहरेदारों ने उस क्षेत्र की तलाशी ली, लेकिन कुछ ही देर बाद उनका नेता शर्मिंदा होकर वापस लौट आया। महाराज, हमने पूरे प्रांगण की तलाशी ली, लेकिन सुमन या अन्य का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे वे हवा में गायब हो गए हों। वे गायब हो गए? मेघ दंग रह गया। 2 सांसों से भी कम समय में उसका भाई और शुभनाश मर गए, जबकि बाकी लोग गायब हो गए। सब कुछ विचित्र और पूरी तरह से तार्किक लग रहा था। क्षितिज नगर के राजकुमार को उचित अंतिम संस्कार दो। शुभनाश की मौत की खबर को सील करो और भुवनेश्वर के क्वार्टर की जांच करने के लिए लोगों को भेजो। देखो कि क्या वह अभी भी वहां है। उनके आदेश त्वरित और दृढ़ थे, जो एक शासक के अनुरूप थे। हां, जल्द ही एक रिपोर्ट आई। महाराज, भुवनेश्वर ने अपना क्वार्टर नहीं छोड़ा है, लेकिन तलवार और चाकू सेक्ट के अधिराज वहीं हैं और बाहर नहीं आए हैं। अधिराज भुवनेश्वर के साथ है? मेघ ने भौहें सिकोड़ी। अगर वह अब विपिन का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, तो अधिराज निस्संदेह घटना की खबर फैल गई। चाहे राक्षस को पकड़ना हो या उसकी मदद लेना हो, चीजें कहीं ज्यादा जटिल हो जाएंगी। विचार करने के बाद मेघ ने निर्देश दिया, कड़ी निगरानी रखो। अगर भुवनेश्वर भागता है तो उसे तुरंत पकड़ लो, उसे भागने मत दो। समझा? गोल्डन गार्ड्स ने एक स्वर में सिर झुकाया। इस क्षेत्र की रक्षा करो। मुझे अपनी ताकत पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद मेघ ने अंततः खुद को बैठने, एक औषधीय गोली खाने और अपनी सच्ची ऊर्जा को बहाल करने की अनुमति दी। हालांकि शुभनाश के साथ लड़ाई बहुत कम समय की थी,
लेकिन हर कदम खतरनाक था। एक भी गलत कदम मौत का कारण बन सकता था। शुक्र है कि मेघरथ ने अपनी विश्वसनीयता साबित की और घातक प्रहार किया, अन्यथा इस लड़ाई का विजेता अभी भी अनिश्चित होता। अधिराज ने चकित होकर देखा कि कैसे उत्साही नानक देव व्यस्तता से चाय और पानी परोस रहा था। थोड़ी देर बाद भी स्थिति की असली प्रकृति खत्म नहीं हुई थी। भुवनेश्वर के जाने के बाद से ही 3 विलक्षण प्रतिभाएं आ गईं और विपिन के कुछ संकेत देने के बाद घोड़ा अंदर चला आया। अब वह चाय परोस रहा था और एक कुशल सेवक की तरह मेहमानों की सेवा कर रहा था। अधिराज को आश्चर्य हुआ कि क्या यह इंसान के वेश में छिपा हुआ घोड़ा था। मोहन, है ना, आपके परिवार का घोड़ा? क्या यह हमेशा से ऐसा ही रहा है? अधिराज ने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। इसे हमारे मास्टर ने पालतू बनाया था। यह सोर्स बीस्ट क्षमताओं वाला एक प्राकृतिक संस्करण है, इसलिए निश्चित रूप से यह अधिक आज्ञाकारी है, मोहन ने समझाया। तभी अधिराज ने आराम किया और चाय का स्वाद लेने के लिए अपना कप उठाया। उसे मानना पड़ा कि यह काफी स्वादिष्ट था। जैसे ही उसकी नजर नानक देव पर पड़ी, घोड़ा चुपचाप चाय स्टेशन पर खड़ा रहा और प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को व्यवस्थित रूप से पूरा किया। चाय को धोना, भिगोना और परोसना अभ्यास की गई सटीकता के साथ। व्यवस्थित और सुरुचिपूर्ण प्रदर्शन ने अधिराज को चकित कर दिया। जब चाय तैयार हो गई तो घोड़े ने संतोष से मुस्कुराते हुए एक घूंट पिया। हे, अजीब बात है, अधिराज ने अपना सिर हिलाते हुए धीरे से कहा। वह अपनी पूछताछ जारी रखने ही वाला था कि तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज गूंजी। कुछ ही देर बाद हॉल मास्टर तूफान खून से लथपथ लड़खड़ाते हुए अंदर आया। वह जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। हॉल मास्टर तूफान, आपको क्या हुआ? अधिराज की अभिव्यक्ति गहरी हो गई क्योंकि वह मदद के लिए दौड़ा। तूफान की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर कहा, मेघ, उसने एल्डर सुभनाश को मार डाला, मुझे इनाम मांगने और कबूल करने के लिए मजबूर किया। मैंने आज्ञाकारिता का दिखावा किया लेकिन भाग निकला, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया। मेघ ने सुभनाश को मार डाला। अधिराज को लगा कि शब्दों के भार से उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है। एल्डर सुभनाश हालांकि सबसे अधिक निपुण नहीं थे, फिर भी अघोर चाकू सेक्ट के लीडर के तीसरे स्टूडेंट थे। एक छोटे राजवंश के एकमात्र सम्राट के लिए न केवल शिष्टाचार की उपेक्षा करना, बल्कि सीधे उनकी हत्या करना। यह अघोर चाकू सेक्ट और डेस्टिनी हॉल दोनों के खिलाफ एक स्पष्ट उकसावे की बात थी। भुवनेश्वर के बारे में क्या? अधिराज ने कांपती आवाज में पूछा। उसे भी मेघ द्वारा शिकार किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि वह जीवित है या नहीं। मास्टर अधिराज, आपको बदला लेना चाहिए। भले ही आप ऐसा न कर सकें, आपको उसके अत्याचारों को उजागर करना चाहिए। तूफान की आवाज धीमी होती गई और फिर पूरी तरह से बंद हो गई। जैसे ही उसकी सांस रुकी, उसका हाथ जमीन पर गिर गया।
अधिराज ने तूफान की नाड़ी पर कांपते हुए हाथ रखा। कोई दिल की धड़कन नहीं थी। उसका शरीर पहले से ही ठंडा हो चुका था। पहले शुभनाश, अब तूफान, और भुवनेश्वर का भाग्य अज्ञात है। क्या मेघ पागल हो गया है? अधिराज समझ नहीं पा रहा था का सम्राट इतनी लापरवाही क्यों कर रहा है। फिर भी तूफान के मरने के समय के शब्दों ने संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। रुको, अगर भुवनेश्वर मर चुका है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बिना किसी लाभ के तीनों प्रतिभाशाली लोगों को ले जा सकता हूं? अधिराज को अचानक एहसास हुआ, लेकिन अब इस तरह के मामलों पर विचार करने का समय नहीं था। वह जल्दी से आंगन में सबसे ऊंची इमारत पर चढ़ गया और आसपास की सड़कों को देखने लगा। निश्चित रूप से गलियों में सैनिकों की भरमार थी, हजारों की संख्या में। पूरे शहर के पहरेदारों को जुटाया गया होगा। सम्राट के अलावा और कौन इतनी बड़ी सेना की कमान संभाल सकता था? तूफान के शब्दों के बारे में अधिराज को जो भी संदेह था, वह इस दृश्य को देखकर गायब हो गया। यह पागलपन है। मुझे तुरंत जेनिथ किंगडम की शाखा को इसकी सूचना देनी चाहिए। अधिराज ने नीचे कूदने से पहले बड़बड़ाया, एक संचार जेड पर्ची निकाली और जल्दी से खबर प्रसारित की। एक शून्य सी जगह में विपिन चुपचाप तैर रहा था। थोड़ी ही दूर पर सुमन, अथर्वराज और डीन काल बेहोश पड़े थे। उनकी आंखें बंद थीं। हाल की घटनाओं को दोहराते हुए विपिन ने सावधानी से सब कुछ एक साथ जोड़ दिया। फॉर्मेशन को सक्रिय करना, अराजकता के बीच मेघरथ की हत्या करना, शुभनाश की लाश को बाहर फेंकना और तूफान को समाचार रिपोर्ट करवाना। इन क्रियाओं के अनुक्रम ने अपराध के लिए माया शहर के शाही परिवार को पूरी तरह से दोषी ठहराया। हालांकि वह छिपकर रह सकता था और अघोर चाकू सेक्ट को भड़काने से बच सकता था, लेकिन वह किसी को भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। यह जानते हुए कि मेघ को उस पर राक्षस होने का संदेह हो सकता है और उसने अथर्वराज और अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाया है, विपिन को उसे खत्म करना पड़ा। हालांकि वह खुद भी ऐसा कर सकता था, लेकिन ऐसा करने से उसके निशान रह जाते। अगर कोई ध्यान से जांच करे तो भुवनेश्वर के रूप में उसका भेष उजागर हो जाएगा। शुभनाश की मौत के लिए मेघ को दोषी ठहराकर अघोर चाकू सेक्ट अनिवार्य रूप से मायावंश के साथ टकराव करेगा। विपिन तब अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अराजकता का फायदा उठा सकता था। जहां तक उनके भुवनेश्वर व्यक्तित्व का सवाल है, यदि आवश्यक हो तो वे इसे त्याग सकते हैं। हालांकि समय की चिंता थी। मायावंश जेनिथ किंगडम से बहुत दूर था। जब तक सच्चाई सामने आती, तब तक वह संभवतः मास्टर शेख के साथ फिर से मिल चुका होता। अपनी योजना की दोबारा जांच करने और यह पुष्टि करने के बाद कि इसमें कोई बड़ी खामी नहीं है, विपिन ने आखिरकार राहत की सांस ली। अपने विचारों को झटकते हुए उसने अपना ध्यान 3 बेहोश व्यक्तियों की ओर लगाया। यह शून्य उसकी नई नई बनाई गई दुनिया का हिस्सा था। महल से भागने से पहले वह उन्हें यहां लेकर आया था। हालांकि वे जानबूझकर मुझे धोखा नहीं देंगे,
लेकिन इस दुनिया के अस्तित्व को उजागर न करना ही सुरक्षित है। आत्म खोज में कुशल कोई भी व्यक्ति परेशानी खड़ी कर सकता है। विपिन ने बड़बड़ाया। गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने उन्हें यहां लाते ही उन्हें बाहर निकाल दिया था। ओरिजिन वर्ल्ड में वापस आकर विपिन ने अपना भुवनेश्वर वेश फिर से धारण कर लिया और तेजी से वापस आंगन की ओर बढ़ा। एक खाली कमरे में प्रवेश किया। उसके हाथ की एक लहर के साथ तीनों दिखाई दिए जो फर्श पर सपाट पड़े थे। उसकी उंगली के एक झटके ने स्वर्ग की सच्ची ऊर्जा को उनके शरीर में भेज दिया, जिससे अथर्वराज और डीन काल की चोटें एक दृश्यमान दर पर ठीक हो गईं। एक बार समाप्त होने के बाद उसने धीरे से अपना हाथ फिर से ब्रश किया और तीनों धीरे धीरे होश में आ गए। यह कहां है? क्या मैं मर गई हूं? सुमन बिना किसी चोट के सबसे पहले जागने वाली थी। उसने उलझन में इधर उधर देखा, फिर उसकी नजर विपिन पर पड़ी। यह तुम हो बड़े भाई? मैं एक बार फिर अपनी जान की रानी हूं, उसने कहा। उसे उस नकाबपोश व्यक्ति के रूप में पहचानते हुए जिसने पहले उसे बचाया था। कुछ नहीं हुआ। अपनी जान जोखिम में डालकर यह खबर देने के लिए धन्यवाद, विपिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुमन शर्म से लाल हो गए। आपकी ताकत को देखते हुए मेरा संदेश शायद ज्यादा मायने नहीं रखता। तुम्हारे बिना वे अभी भी पीड़ित हो सकते थे या इससे भी बदतर मर सकते थे। विपिन ने अथर्वराज और डीन काल पर नजर डाली जो अब जाग चुके थे। दोनों ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। हमें बचाने के लिए टीचर विपिन, आपका धन्यवाद, और मिस सुमन, आपका भी धन्यवाद। कोई औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं है। मैं अपना कर्ज चुकाता हूं, चाहे वह कृतज्ञता का हो या दुश्मनी का। चूंकि मेरे कामों ने तुम्हें इस झंझट में घसीटा है, इसलिए यह उचित है कि मैं तुम्हें मुआवजा दूं, विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे बताओ, क्या तुम स्वर्ग के मास्टर बनना चाहोगे? अथर्वराज ने कड़वी हंसी में कहा। यह हर साधक का सपना होता है। दुर्भाग्य से मेरी प्रतिभा में कमी है। मैं केवल एक भाग्य धूप बत्ती जलाने में कामयाब रहा। मुझे इस जीवन में कभी मौका नहीं मिलेगा। डीन काल ने भी अपना सिर हिलाया। केवल स्वर्ग के मास्टर ही शारीरिक सीमाओं को तोड़कर उच्चतर लोकों तक पहुंच सकते हैं। यह वही है जिसकी हर साधक इच्छा करता है। फिर भी मेरे पास इसके लिए कोई प्रतिभा नहीं है। विपिन ने सुमन की ओर रुख किया। और आप? उसने आह भरी। उसका चेहरा उदास था। जहर ने मेरी साधना को नष्ट कर दिया। मेरी नींव बर्बाद हो गई। मैं अब और साधना नहीं कर सकती। स्वर्ग के मास्टर बनने का सपना तो दूर की बात है। यह सच नहीं हो सकता। अपनी ऊर्जा को प्रसारित करने का प्रयास करें, विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। सुमन ने अपनी एनर्जी को दिशा देने का प्रयास किया। उसे आश्चर्य हुआ। उसके ओरिजिन कोर के भीतर एक शक्तिशाली बल उमड़ पड़ा जो उसके शरीर से होकर गुजर रहा था। मैं फिर से साधना कर सकती हूं। यह कैसे संभव है? चिकित्सकों ने कहा कि मेरा ओरिजिन कोर पूरी तरह से टूट गया है।
सुमन ने आंखें फैलाकर कहा। विपिन की मुस्कान और गहरी हो गई। मैंने आपकी चोटों का इलाज करते हुए आपके ओरिजिन कोर की मरम्मत की। आपने मेरे ओरिजिन कोर की मरम्मत की? सुमन अभी भी रहस्योद्घाटन को संसाधित कर रहा था, लेकिन अथर्वराज और डीन काल पहले से ही अवाक थे। डेस्टिनी हॉल से उपहार स्वरूप प्राप्त ओरिजिन कोर साधना की नींव थी। एक बार क्षतिग्रस्त होने के बाद इसे अपूरणीय माना जाता था। फिर भी विपिन ने इसे बिना किसी प्रयास के बहाल कर दिया था। हालांकि विपिन के लिए यह मामूली बात थी। ओरिजिन कोर बनाना या उसकी मरम्मत करना उसके लिए एक छोटी सी उपलब्धि थी। मैंने हाल ही में किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक की प्रैक्टिस शुरू की है। अगर आप रुचि रखते हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूं। विपिन ने सहजता से बातचीत को दूसरी दिशा में मोड़ते हुए कहा। अथर्वराज की आंखें चमक उठीं। किस्मत बदलने वाला काला अघोर चाकू टेक्निक 1-on-1 फाइट में बेजोड़ है। कोई आश्चर्य नहीं कि संप्रदाय के गुरु द्वारिका को जेनिथ किंगडम में इतना ऊंचा स्थान प्राप्त है। अगर मैं इसे सीख पाता तो मैं अपने सपनों से हंसते हुए जागता। लेकिन डीन काल हिचकिचाया। अथर्वराज एक भाग्य धूप जलाने में कामयाब रहे, लेकिन मैं कोई भी नहीं जला सका। क्या मैं इसका अभ्यास भी कर सकता हूं? सुमन ने कहा। मैंने एक बार अपनी प्रतिभा का